जहाँ आज पूरी दुनिया किताब को मोबाइल फ़ोन में ढूंढती है। आज पढ़ भी रही है तो मोबाइल फ़ोन से ही। परंतु फिर भी अगर किताबों का सहारा लिया जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। और मैं यहाँ पर जो है खुद की, मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मेरा रीडिंग स्किल, किताब जो पढ़ने का जो तरीका है, शब्द को समझने का जो तरीका है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ। चाहे वह मोबाइल में मैं किताब पढूं या फिर ऐसे किताब में लेकर पढूं हाथ में। शब्दों की जानकारी मुझे उतनी नहीं है, गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं पढ़ते वक्त, और उसी को सुधारने की एक छोटी सी कोशिश है। मैंने पंचतंत्र की बुक, ठीक है, ली हुई है। और उसका सबसे पहला जो है उसमें लिखा हुआ है कि कान भरने की कला एक। वैसे इससे पहले तो एक इसमें चार अलग अलग खंडों में जो है ना, इसकी भूमिका जो है चार अलग अलग खंडों में जो है लिखी गई है। पंचतंत्र के लेखक के बारे में बताया गया है, इसमें क्या लिखा हुआ है उस बारे में बताया गया है, और इंडेक्स पेज भी है इसमें। और अनुक्रमांक में सबसे पहला शब्द है भूमिका, उसके बाद लिखा हुआ है एक, और उसके बाद पहली, सबसे पहली जो है कहानी कह लो या फिर जो पैराग्राफ है वो कह लो, लिखा हुआ है कान भरने की कला। इसी के बारे में जो है लिखा हुआ है। और मैं अपनी जो खुद की स्किल है, रीडिंग स्किल, उसको ठीक करने के लिए जो है मैं इसका पहला चैप्टर जो है कहानी की कहानी पढ़ने जा रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि मैं पूरा तो ना पढ़ पाऊँ एक बार में, बहुत बड़ी है, बहुत लंबी चौड़ी है, बुक भी बहुत मोटी है, मेरे पास ओरिजिनल वाली बुक है। परंतु गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि मुझे खुद पर ही भरोसा नहीं है फिलहाल कि मैं सही सही शब्दों को मैं बोल पाऊंगा। तो थैंक यू सुनने के लिए। पहले ही थैंक यू मैं बोल दे रहा हूँ ना। और कुछ गलती हो तो उसे ठीक कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कहते हैं पुराने जमाने में दक्षिण देश में महिलारोप्य नाम का एक नगर था। यहाँ विष्णु शर्मा नाम के एक आचार्य थे, जो एक ऐसी पाठशाला चलाते थे जिसमें गधों को घोड़ा और घोड़ों को आदमी बनाया जाता था। आज इस नगर में आज इस नगर का कहीं कोई अता पता नहीं है। आज इस नगर का कहीं कोई अता पता नहीं है। यह नगर जहाँ भी था अपने जमाने में, यह मशहूर इस बात के लिए था कि वहाँ एक विद्वान और विद्वानों की आवभगत करने वाला राजा राज्य करता था। महिलारोप्य नगर का वह राजा कवियों, विद्वानों को इतना पटा कर रखता था कि वे उसका गुण गाते न अघाते थे। उन्होंने उसकी तारीफ के इतने पुल बांध रखे थे कि उनसे बदनामी की नदी तो क्या, समुद्र तक को पार किया जा सकता था। समुद्र तक को पार किया जा सकता था। उनके गुणगान के कारण लोग मानने लगे थे कि दुनिया का कोई ऐसा गुण है ही नहीं जो उस राजा में न हो। इसी का दूसरा पक्ष यह था कि वे यह भी मान बैठे थे कि दुनिया की कोई बुराई उसे छू तक न पाई है। उस राजा का नाम अमर शक्ति था। अमर शक्ति जितना लायक राजा था, उसके लड़के उतने ही निकम्मे राजकुमार थे। यह तो दुनिया जानती है कि 100 राजकुमारों में एक दो ही लायक निकलते हैं। जो लायक निकलते हैं वे गद्दी हथियाने की कला में नालायक लड़कों का सामना नहीं कर पाते। इसलिए उन्हें या तो जान से हाथ धोना पड़ता है या फकीरी लेनी पड़ती है। इसलिए राजकुमारों के मामले में लायक होना एक अयोग्यता और नालायक होना सबसे बड़ी योग्यता मानी जाती है। राज्य का उत्तराधिकारी बनने का सपना देखने वाला राजकुमार
अपने को अधिक से अधिक नालायक बनाने की कोशिश करता है और उसे भावी राजा मानकर सिखाने पढ़ाने वाले उसे नालायक बनाने में अधिक से अधिक सहायता करते हैं। उसे सॉरी उनके उनके नालायक होने का एक कारण और था। दुनिया जानती है, अधिक पानी देने से जमीन ऊसर हो जाती है, अधिक खाद देने से पौधे गहगहा कर रह जाते हैं और अधिक लाड प्यार से लोगों के बच्चे उनके देखते देखते बिगड़ जाते हैं। राजकुमारों और राजकुमारियों को लाड प्यार से इस हद तक डुबो कर रखा जाता है, उनमें से बहुत सारे तो सड़ने की हद तक बिगड़ जाते हैं। राजाओं को राजकाज से इतनी भी फुर्सत नहीं होती कि वे अपने सगे और गैर लड़कों की शक्ल तक में फर्क कर सकें। ऐसे में उनके चाल चलन को देखने वाला कौन और उन्हें रोकने बरजने का किसी दूसरे में क्या ताब। उन्हें रोकने बरजने का किसी दूसरे में क्या ताब। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, रोकने और बरजने। रोकने का मतलब तो आप सब समझते हैं, परंतु बरजने का मतलब जो है शायद यह हो सकता है कि उनको कुछ काम जो गलत कर रहे हैं ना, उनको पहले से ही वह हिदायत दे दी जाए कि भाई फलाना काम अब मत कीजिएगा, आपके लिए वह काम नहीं है। ऐसा होता है ना कि जैसे एक आदमी, एक बच्चा काम कर रहा है और उसको पहले ही बता दिया गया कि हाँ यहाँ तक कीजिएगा, इसके बाद मत कीजिएगा, ठीक है, वरना गलत हो सकता है। तो शायद इसका जो मीनिंग है ना, बरजने का मीनिंग यही है। मैं आगे पढ़ता हूँ, लाइन को वापस स्टार्ट वहीं से करते हैं कि उन्हें रोकने बरजने का किसी दूसरे में क्या ताब, मतलब कोई थोड़ी रोक सकता है। फिर इन निकम्मे लड़कों में से किसी के भी किसी भी तरीके से राजा बन जाने पर वे ही कवि और गुणी मानी उनके भीतर से ऐसे ऐसे गुण तलाश करके रख ही देते हैं कि जिन्हें सुनकर और देखकर वे स्वयं हैरान रह जाएं। कुछ समय तक अपने गुणों की तालिकाओं को बार बार सुनते रहने के बाद वे यह मानने को तैयार हो जाते हैं कि अपने को गुणी मानी कवि और विद्वान कहने वाले गुणी और मानी इसलिए हैं कि उन्होंने राजा के उन गुणों को पहचान लिया जिन्हें वह स्वयं पहचान नहीं पाया था। इसे छोड़ उनमें दूसरा कोई गुण होता ही नहीं, उनमें कोई दूसरा गुण होता ही नहीं है, और यदि हो तो किसी राजा के लिए उसका कोई मतलब नहीं है। अपने लड़कों को बिगाड़ने और उद्यमी बनाने में काफी दूर तक उनके पिता अमर शक्ति का भी हाथ था। पहली बार तो यह कि वह इतना गुणी मान लिया गया था कि उनके नाम की छाया में सूरज की किरण तक प्रवेश नहीं कर सकती थी। उनके नाम की छाया में सूरज की किरण तक प्रवेश नहीं कर सकती थी। यह तो एक नियम ही है कि खरों के लड़के खोटे और बड़ों के लड़के छोटे होते हैं। खरों के लड़के खोटे और बड़ों के लड़के छोटे होते हैं। इसी तरह खोटों के लड़के खरे और छोटों के लड़के बड़े निकलते हैं। बरगद के नीचे की घास तक सूख जाती है और काई के ऊपर बीट से भी बरगद निकल आता है। इसलिए अपने लड़कों का भला चाहने वाले को उन्हें अपने बड़प्पन से दबाकर नहीं, अपने अधिक बड़ा न बन पाने की ग्लानि से खींचते
खींचते रखना चाहिए, जो उस राजा ने नहीं किया, जो उस राजा ने नहीं किया था। उसने एक चूक और हो गई, उससे एक चूक और हो गई, एक गलती हो गई। उसने उनके नाम उग्र शक्ति, बहुशक्ति और अनंत शक्ति रख दिए थे। लड़के यथा नाम तथा गुण के आदर्श पर चल रहे थे। दुनिया जानती है कि शक्ति बेजान चीज में भी होती है और दिखाई नहीं देती है, वहां भी झटका देती है, और जो उससे चिपकता है उसकी जान तक ले लेती है। आदमी तो ठहरा आदमी, वह यह जानने के लिए कि वह ताकतवर है, लोगों को समझाता रहता है कि मैं कोई ऐसी वैसी चीज नहीं हूं, मुझसे बचकर रहना। वह शक्ति का नमूना पेश करने के लिए अकल से काम लेना बंद कर देता है। वह शक्ति का नमूना पेश करने के लिए अकल से काम लेना बंद कर देता है। फिर इनके साथ तो करैले के नीम पर चढ़ने वाली बात थी। राजा ने शक्ति के साथ उग्र और अनंत जैसे विशेषण लगा दिए थे। अब वे कहाँ संभाल में आने वाले थे, अब वह कहाँ संभाल में आने वाले थे। कहने का मतलब यह है कि लड़के लिख लोढ़ा पढ़ पत्थल थे। लिख लोढ़ा पढ़ पत्थल, उनका जीवन शैतानी में अधिक लगता था। उनका जीवन और जी मतलब उनका मन जो है, मन की यहाँ बात की जा रही है, तो उनका जी शैतानी में अधिक लगता था। वे पढ़ने की जगह अपने शिक्षकों को ही पाठ पढ़ाने और बनाने लगते थे। गुरुजी डांटते डपटते तो उनकी छुट्टी करा देते थे। खाने पीने की कमी तो थी नहीं, इसलिए डट कर खाते और डकार लेते हुए तरह तरह के उद्यम मचाते हुए लड़के शरीर से मुष्टंडे और दिमाग से बरबंड होते चले गए थे। राजा ने कड़े से कड़े बंधन लगाए और बड़े से बड़े शिक्षक बुलाए, पर कोई काम न बना। अब वह थक चला था। वह इस बात से घुला जा रहा था वह इस बात से घुला जा रहा था कि उसके तीन के तीनों लड़के चौपट हो गए। उसे अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाता दिखाई दे रहा था। इस बात की चिंता होने लगी थी कि उसके बाद उनके अंधेरा छाता दिखाई दे रहा था। ठीक है, इस बात की चिंता होने लगी। देखो, मैं थोड़ा गलती कर गया ना। क्या हुआ कि मैं यहाँ पर जो है यहाँ थोड़ा बात को रोकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने गलती क्या की ना कि अभी तुरंत मैं रुक गया, पर क्या हुआ ना कि मैं एक ही लाइन को जो है 2 बार पढ़ चुका हूँ, शायद आपने ध्यान दिया होगा। अब मैं वापस से वही गलती कर रहा था, तो मैं वहाँ पर रुक गया ना। जो मैंने यहाँ से भी शब्द पढ़ा ना कि इस बात की चिंता होने लगी थी कि उसके बाद उसने उसके अंधेरा छाता, तो यह मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। एक्चुअली ये एक ही लाइन में है। मैं दोबारा यहाँ से जो है स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इस बात की चिंता होने लगी थी कि उसके बाद उसके इतने बड़े राज्य को संभालेगा कौन। राजा बनेगा तो इन तीनों में से ही कोई चौपट राजाओं की नगरी में कैसी अंधेर मचती है, यह उसे मालूम था। यदि राजकुमारों को अब भी सुधारा नहीं गया तो प्रजा को उस अंधेर गर्दी से बचाया नहीं जा सकता या नहीं जा सकेगा। वह इसी बात को लेकर चिंतित था। उसे कहीं कोई कुल किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन वह इस बात को लेकर ही सोच में डूबा हुआ था कि उसने सोचा
कि सोचने का सारा काम वह अकेले ही क्यों करे। सोचने का काम वह सारा का सारा अकेले ही क्यों करे। उसकी सभा में 500 गुणी ज्ञानी लोग, उसकी सभा में 500 गुणी ज्ञानी लोग उसी के दान और मान पर पल रहे हैं। क्यों ना उनके सामने इस समस्या हो रखा जाए, समस्या हो रखा जाए, आखिर वे किस दिन काम आएंगे। यह विचार आते ही राजा ने सभा बुलाई और अपनी समस्या उसके सामने रखी। राजा अमर शक्ति ने भरे गले से अपने सचिव से कहा, आप लोगों को यह तो मालूम ही है कि मेरे लड़के अनपढ़ और चंट निकल गए हैं। सचिव को यह बात मालूम थी। राजकुमार जैसे थे वैसे बनाने, राजकुमार जैसे थे वैसे बनाने सॉरी, एक मिनट ना, यहाँ पे भी थोड़ी गलती हो रही है मेरी से, मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सचिव को यह बात मालूम थी। राजकुमार जैसे थे वैसे बनाने में उनमें से कुछ का सहयोग भी था। वे चाहते थे कि राजा उनमें से जो भी बने, पर राजा बनने के बाद वह सारा काम उनके ऊपर ही छोड़कर नाच तमाशे देखता, शराब पीता, रंगरलियां मनाता और जब तब कुछ उल्टे सीधे हुक्म देता, एक और पड़ा रहता। अक्ल के मामले में वह इतना कोरा रहे कि उनके इशारे पर ही चले। लड़कों के चौपट होने का उन्हें उतना दुख नहीं था जितना राजा को था। राई रत्ती उन्हें भी, अच्छा, राई रत्ती जो है ना स्थानीय भाषा में, ठीक है, जहाँ पर मैं हूँ वहाँ की अगर स्थानीय भाषा में राई रत्ती की अगर बात की जाए ना, तो थोड़ा बहुत कह लीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, मतलब कि अगर 100% अगर लिया जाए ना, एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पे, अगर 100% राजा को अफसोस था, तो जो बाकी उनके गुणी ज्ञानी लोग थे 500 ना, 0.0000001% जो है शायद वह भी उनको फिक्र थी, वरना नहीं थी। यहाँ पे लिखा गया ना कि लड़कों के चौपट होने का उन्हें उतना दुख नहीं था जितना राजा को था, पर था राई रत्ती उन्हें भी। कारण यह था कि लड़के उससे कुछ अधिक मूर्ख रह गए थे जितना वे बनाए रखना चाहते थे। अपने अनुभव से वे भी जानते थे कि निपट मूर्ख राजाओं को सिखा पढ़ाकर रास्ते पर लाना उतना ही कठिन होता है जितना चतुर सुजान राजा को अपने अनुसार चला पाना। चतुर सुजान राजा को अपने अनुसार चला पाना। चतुर का मतलब तो पता है, परंतु सुजान का मतलब जो थोड़ा दिमागदार हो व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है कि सुजान का मतलब वही कहना चाहता है कि जो चतुर चालाक तो ठीक है, परंतु जो थोड़ा दिमाग से भी चले, सुजान का मतलब शायद वही होता है। सुजान का अर्थ जब मुझे भी नहीं पता है क्लियर ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। अब मेरे को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का मीनिंग नहीं पता है, जबकि मैं हिंदी ही पढ़ रहा हूँ, परंतु फिर भी मैं उसका मीनिंग उतना जान नहीं पा रहा हूँ। परंतु इस लेख या जो लिखा हुआ है, इस बेस पर अगर कहा जाए तो चतुर का मतलब तो सब आप समझते हैं, पर सुजान का मतलब वह व्यक्ति जो थोड़ा सा दिमागदार हो, थोड़ा लॉजिक लगा के सोचता हो। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने एक साथ और एक जैसे भारी सिर हिलाकर यह जताया कि यह बात उन्हें मालूम है। राजा बोला, इन राजकुमारों का जो हाल है उसे देखकर मेरा मन राजपाट में लगता ही नहीं। यह इतना बड़ा राज्य मुझे ही काटने को दौड़ता है। इसके बाद राजा ने शुक्तियों में विलाप करना शुरू कर दिया।
शुक्तियों में विलाप करना शुरू कर दिया। वह कहने लगा, निर्वंश अच्छा पर कुवंश नहीं अच्छा। निर्वंश अच्छा पर कुवंश नहीं अच्छा। ठीक है, निर्वंश कहने का, निर्वंश तो आपने सुना होगा। ठीक है, निर्वंश शब्द जो है स्थानीय बिहारी भाषा में आपने सुना होगा। ठीक है, निर्वंश कहने का मतलब यह कि वह घर, वह दंपत्ति जिनका कोई बच्चा ना हो। अब कुवंश का मतलब वह कि बच्चे हों, वह दंपत्ति जिनके बच्चे तो हों परंतु बच्चे नालायक हों, निकम्मे हों, नकारा हों। ठीक है, तो कुवंश, तो यहाँ वही कहा गया कि निर्वंश अच्छा पर कुवंश नहीं अच्छा। लड़का पैदा न हो तो संसार सूना दिखाई देता है, पैदा होकर मर जाए तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। पर लड़का मूर्ख निकल जाए तब जितना कष्ट होता है उसके सामने ये दोनों दुख किसी गिनती में नहीं आते। संतान न होने का दुख कभी कभी सालता है, सालता है मतलब सताता है। यहाँ लगता है मेरे को मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, यहाँ सताता होना चाहिए पर सालता लिखा हुआ है, शायद सही हो। ठीक है, सालता का मतलब क्योंकि मेरे को भी नहीं पता। समय आकर सा ल और तमे आकर ता, सालता यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, पर मेरे को लगता है कि यहाँ सताता होना चाहिए शब्द, परंतु मेरे को भी सालता का मतलब नहीं पता है, तो भी मैं कुछ कह नहीं सकता कि सही है या गलत है। थोड़ा इस बारे में भी आप ध्यान दीजिएगा कि सा ल ता, श में आकर सा, ल त में आकर ता का अर्थ क्या है एक्चुअल। संतान की मौत का दुख कुछ समय बाद भूल जाता है, पर लड़का जपाट निकल जाए तो उसका दाह जीवन भर बना रहता है। जपाट का अर्थ मतलब वही मूर्ख। ठीक है, जपाट का अर्थ जो है ना मूर्ख से ही है। यहाँ पर एक संस्कृत में श्लोक दिया हुआ है। ठीक है, मैं उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ अच्छे से। अजात मृत मूर्खाभ्याम मृत जातो सुतो वरम यतः तौ स्वल्प दुखाय याव जीवम जड़ो दहेत। अच्छा देखिए, इसका जो अर्थ है ना, मैंने अभी ऊपर का जो पैराग्राफ पूरा पढ़ा ना, यहाँ से कि इसके बाद राजा ने शुक्तियों में विलाप करना शुरू कर दिया। वह कहने लगा, निर्वंश अच्छा पर कुवंश नहीं अच्छा। ठीक है, यहाँ से जो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था इसे लास्ट तक कि पर लड़का जपाट निकल जाए तो उसका दाह जीवन भर रह जाता है। ठीक है, तो इस श्लोक में जो है वही बात कही गई है कि बच्चा तो हो पर अच्छा हो, नेचर वाइज खराब ना हो। ठीक है, मूर्ख तो ना हो, चतुर भी हो तो ज़्यादा गलत शर्त में ना रह ले। ठीक ना, गलत ना करे। यहाँ पर वही तीन चीज़ों को जो है दर्शाया गया इस श्लोक में। ठीक है, एक वह दंपत्ति जिसका बच्चा हो, एक वह दंपत्ति जिसका बच्चा हो पर मर गया हो, और तीसरा वह दंपत्ति जिसका बच्चा हो पर मूर्ख हो। ठीक है, इस श्लोक में जो है वही दर्शाया गया है। अब कहा गया है कि इन दोनों से जो पहला और दूसरा जो स्थिति है ना बच्चों की, एक में बच्चा जो है ही नहीं, दूसरा में बच्चा है पर मर गया, इन दोनों से सबसे ज़्यादा दुखदाई जो है ना वह स्थिति है जब बच्चा है दंपत्ति का परंतु मूर्ख है, नकारा है, निकम्मा है, वो सबसे ज़्यादा दुखदाई है। इसमें वही कहा गया है। आगे पढ़ता हूँ। ठीक है, सभासदों को हामी में उदास होते देखकर उसने आगे कहा, नालायक बच्चा पैदा होने से तो अच्छा है कि बच्चा पैदा होने से पहले ही गर्भपात हो जाए। अच्छा है कि मनुष्य ऋतुकाल में ऐसा काम ही न करे जिससे बच्चे पैदा होते हैं। अच्छा है बच्चा मरा हुआ पैदा हो। अच्छा है कि लड़के की जगह लड़की पैदा हो।
अच्छे है, अच्छा यहाँ पर कहा गया ना कि अच्छा है बच्चा मरा हुआ पैदा हो, अच्छा है कि लड़के की जगह लड़की पैदा हो जाए, अच्छा है कि पत्नी बांध रहे हो ना, बांझ होना चाहिए पर बांध्य लिखा हुआ है, बांध्या। ठीक है, ब में व के ऊपर वंध्या, ठीक है, वंध्या लिखा हुआ है एक्चुअली, ब नहीं लिखा हुआ, व लिखा हुआ है। व के ऊपर बिंदु, आधा ध, यम्या कर या, ठीक है, तो वंध्या हो जाएगा, पर यहाँ बांझ होना चाहिए। ठीक है, पर वंध्या का मीनिंग मेरे को नहीं पता है, इस स्टोरी के अकॉर्डिंग शायद ये जो शब्द है ना वंध्या, व के ऊपर बिंदु, ध और यम्या कर या, यही शब्द सही शब्द होना होगा, शायद होगा, पर मेरे को पता नहीं है, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ अभी भी। तो यहाँ पे कहा गया ना, अच्छा ये जो श्लोक मैंने बोला ना, इसका अर्थ ही यहाँ पर दिया हुआ है शायद, ठीक है, यही अर्थ सेम टू सेम मैंने अर्थ इसका बताया अपने तरीके से, इस किताब में भी जो है इसका अर्थ दिया हुआ है। और थोड़ा मैं इसलिए भी इस किताब को मैं पहली बार आपके सामने पढ़ रहा हूँ ना, कि मैं भी थोड़ा नया नया चीज़ जानूँ। आगे पढ़ता हूँ, ठीक है, कि अच्छा है कि पत्नी वंध्या हो, अच्छा है कि उसे गर्भ ही न ठहरे, पर ऐसा कभी न हो कि लड़का पैदा हो और वह लंठ निकले। यहाँ पर शब्द दिया है लंठ। देखो, लंठ शब्द तो अच्छा नहीं है, ल के ऊपर बिंदु और ठ, ठीक है, लंठ शब्द जो है अच्छा नहीं है, परंतु यहाँ पर जो है शब्द लिखा गया है लंठ। इसका मतलब, कहने का मतलब यह कि वह बच्चा, वह लड़का जो हर एक मामले में इन्वॉल्व होता है जो कि गलत है, ठीक है, अपनी मूर्खता तो दिखाता ही है, परंतु यह भी दिखाता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं हर एक चीज में इन्वॉल्व रहता हूं जो कि गलत है। लंठ का मतलब वही होता है, ठीक है, जो किसी की बात ना सुनता हो, ऊपर से मूर्ख भी हो। अब मूर्खता में बहुत सारी ऐसी ऐसी कार्य और कामों को करता है जो कि बोलने के बाद भी रुकता नहीं है। वह कितना भी सुंदर हो, कितना भी कमाऊ निकले, कितना भी गुणी हो जाए, पर लड़का ज्ञानी नहीं हुआ तो उसका होना न होना बराबर है। देखिए, ये बात तो बहुत सही है आज के समय में, कि लड़का ज्ञानी नहीं हुआ तो उसका होना न होना बराबर है। बिल्कुल, ये तो मैं भी कहूँगा कि 100% जो है सच बात है। पहली बार मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ, परंतु यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो कि बहुत ही सच और बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और ये जो शब्द यहाँ कह दिया गया ना कि लड़का ज्ञानी नहीं हुआ तो उसका होना न होना बराबर है, आज ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सच है। जबकि ये जो बुक है ना वो बहुत पहले लिखी गई है, यह पंचतंत्र की बुक है। पंचतंत्र के बुक में जो है यह लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। सभासद कान खोले और ध्यान लगाएं, सभासद कान खोले और ध्यान लगाए सुनते रहें। वे सभी जानते थे कि लड़के जन्म से ही नालायक, जन्म से ही नालायक लायक होते हैं। वह यह भी मानते थे कि लड़की का जन्म मरी संतान से भी अधिक बुरा होता है। देखिए, यहाँ पर जो है ना, आप इतिहास को अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे आपको पता होगा, तो लड़कियों को जन्म लेना, लड़कियों का जन्म लेना, लड़कियों को जन्म लेना अधिकार ही नहीं था। मतलब यह उनसे जो यह अधिकार था ना वो छीन लिया गया था एक टाइम पे, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने जो है लड़ाइयाँ लड़ी, उसके बाद जो यह अधिकार जो है वो सामने आया और सभी को फिर पता चला कि हाँ ऐसा भी होता था कहीं। यहाँ लिखा गया ना कि लड़की का जन्म मरी संतान से भी अधिक बुरा है, जो कि आज यह बात सच नहीं है, ठीक है। आज के हिसाब से यह बात बिल्कुल सच नहीं है। लड़की का जन्म लेना बहुत ही अच्छा है, घर में लक्ष्मी सरस्वती माँ दुर्गा का आना, ठीक है। लड़की का अगर जन्म हो रहा है ना, मतलब कि आपके घर में जो है लक्ष्मी माता दुर्गा सरस्वती जो है आपके घर में जो है वास कर रही हैं, आ रही हैं। परंतु यह जो है ना, यह बुक भी बहुत पहले लिखी गई है और इसमें यह बहुत सारी चीज़ें बातें लिखी गई हैं जो कि आज को दर्शाता है पहले के अकॉर्डिंग। कंपेरिजन जो कह लीजिए एक तरह का ना, एक तरह का जो शब्द अगर सबसे अच्छा शब्द इस्तेमाल किया जाए ना तो कंपेरिजन, कंपेयर करना। और यहाँ पर किया गया है, बहुत सारी ऐसी बातों को भी लिखा गया है जो कि इतिहास में होता था
उसे आगे जाके गलत कहा गया, अब वह नहीं हो रहा है, ठीक है। परंतु आज भी कहीं ना कहीं जो है यह चीज़ जो है ना सच मानी गई है, सच है कि लड़की का जन्म मरी संतान से भी अधिक होता है, अधिक बुरा होता है। उन्हें पता था कि वंध्या स्त्री ही होती है, पुरुष नहीं होता। वे समझते थे कि विद्या का अर्थ पोथी पढ़ना और पोथे रटना है, पोथी पढ़ना और पोथे रटना। गुण और द्रव्यार्जन, द्रव्यार्जन, ठीक है, शब्द मैं बोल रहा हूँ द्रव्यार्जन। द में र की मात्रा लगी हुई है, आधी र की मात्रा, जिसको हलंत नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, हलंत नहीं है, वो हलंत से आधा हो जाता है, पर नीचे र की मात्रा लगी हुई है, आधा व्य आधा व, य में आकर या, र के ऊपर रेफ और न, तो द्रव्यार्जन, ठीक है। गुण और द्रव्यार्जन की क्षमता का इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए वे राजा से सहमति जताने के लिए लगातार सिर हिलाते जा रहे थे। राजा बोलता रहा, उस गाय को लेकर कोई क्या करेगा जो ना बच्चा देती है ना दूध। उस बच्चे को लेकर कोई क्या करेगा जो ना विद्वान है ना पितृभक्त। देखिए, पितृभक्त का जो है ना मतलब कि पिता और माता जी के जो भक्त हैं वो लोग, ठीक है, उनसे बात की जा रही है। पितृभक्त का अर्थ वही होता है, जो पिता भक्त और माता भक्त, पितृभक्त ना, मातृ और पितृ, माता मातृ से माता हो गया, पितृ से पिताजी हो गए। यहाँ पर भी एक छोटा सा श्लोक दिया गया है, यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ श्लोक, ठीक है। क्वार्थ 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 पुत्र जातेन यो न विद्वान न भक्तिमान, ठीक है। कहा गया, यहाँ पे लिखा गया संस्कृत में कि क्वार्थ पुत्र जातेन यो न विद्वान न भक्तिमान। इतना ही क्यों, इसका अर्थ यहाँ पर नीचे दिया गया है कि इतना ही क्यों, लड़कों का मर जाना अच्छा है पर मूर्ख होना अच्छा नहीं, क्योंकि इससे मनुष्य विद्वान के बीच उसी तरह मुंह दिखाने लायक नहीं रहता जैसे कलंकी लड़का किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, ठीक है। संस्कृत का जो श्लोक है वो भी मैं पढ़ता हूँ, एक लाइन का ही है, और अर्थ भी मैं पढ़ता हूँ। क्वर्थ पुत्र जातेन यो न विद्वान न भक्तिमान। इतना ही क्यों, लड़के को मार जाना, लड़के को मार नहीं, मर है यहाँ शब्द ना, मार नहीं है, मर शब्द है। लड़के का मर जाना अच्छा है पर मूर्ख होना अच्छा नहीं, क्योंकि इससे मनुष्य विद्वानों के बीच उसी तरह मुंह दिखाने लायक नहीं रहता जैसे कलंकी लड़का किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। राजा की विद्वान होने की कसौटी भी कुछ कठिन थी। इस पर कसने पर उसके मंत्रियों में से एक को छोड़कर दूसरा कोई अपने को विद्वान सिद्ध ही नहीं कर सकता था। किसी दूसरे से पहले उसे और उसके दूसरे मंत्रियों को ही लाज से डूबकर मर जाना चाहिए था, क्योंकि उसने कहा, गुणियों की गणना आरंभ होने पर जिसका नाम सबसे पहले नहीं लिया जाता, उसकी माँ भी यदि पुतों वाली है तो निपुती किसे कहेंगे। क्या बोला गया यहाँ पे, एक बार और मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि क्या बोला गया। मैं तो अर्थ समझ नहीं पा रहा हूँ, परंतु आप थोड़ा अगर समझें तो कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा इस लाइन का अर्थ, ठीक है। क्योंकि उसने कहा, गुणियों की गणना आरंभ होने पर
जिसका नाम सबसे पहले नहीं लिया जाता, उसकी माँ भी यदि पुतोन वाली, प में बड़ी ऊ की मात्रा, त में ओ की मात्रा बिंदु ऊपर में, व में आकर वा, और ल में बड़ी ई की मात्रा ली, पुतोन वाली है तो निपुती किसे कहेंगे। मेरे को अर्थ तो पता नहीं चला, परंतु अभी जो है ना यहीं पे रोकते हैं इस रीडिंग को, ठीक है। जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ इसको यहीं पे रोकते हैं, और थोड़ी सी बस बात यह करते हैं ना कि इसमें तो बहुत सारी मैंने बातें पढ़ी, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, ठीक है। चाहे वह लड़कों के बारे में हो या लड़कियों के बारे में हो, ठीक है। लड़कों की मूर्खता के बारे में हो, या फिर यह कहा गया हो कि लड़की को जन्म लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो मैं चाहूँगा कि मैं तो खुद का रीडिंग स्किल अच्छा कर रहा हूँ, परंतु मैंने आपके सामने एक अच्छी पुस्तक रखी हुई है, ठीक है। कारण यही था, ठीक है, कि मैं एक ऐसा पुस्तक आपके सामने रखूं जिससे आपको सुनने में भी अच्छा लगे, और मैं पढ़ूं तो मेरा भी जो रीडिंग स्किल है हिंदी में खास करके की, और संस्कृत तो थोड़ा बहुत मेरे को आता है, हिंदी बहुत ज़्यादा आती है, परंतु फिर भी जो है मैं बहुत सारी चीज़ों को पढ़ नहीं पाता अच्छे से। जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ कर दी हैं, बहुत सारी चीज़ों का मेरे को अर्थ भी नहीं पता, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि मेरे को आप अर्थ बता पाएँ। मैंने बीच बीच में जो है ना आपसे कहा है कि हाँ इस चीज़ का अर्थ यह हो सकता है, अगर नहीं होगा तो मेरे को बताइएगा, ठीक है। और थोड़ा सा मेरा भी हेल्प कीजिएगा कि मेरे को और क्या करना चाहिए अपनी रीडिंग स्किल बढ़ाने के लिए, रीडिंग स्किल को अच्छा करने के लिए, जो मेरी किताब की पढ़ने की जो क्षमता है ना उसको अच्छा करने के लिए। फिलहाल तो मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ कि कैसे ठीक करूँ, परंतु अगर आप कुछ हेल्प कर पाएँ तो और मेरे लिए अच्छा होगा। फिलहाल के लिए यहीं पे मैं अपने आप को रोकता हूँ, और अगला जो सेशन है, मैंने अगले बार जब मैं पढ़ूंगा ना तो मैं फिर से जो रिकॉर्डिंग अपना ऑन करूंगा वो आपके सामने रखूंगा अपनी बात, ठीक है। जिससे शायद आप भी मेरे को बता पाएँ कि हाँ क्या गलती है क्या नहीं गलती है, मेरा जो पढ़ने का तरीका है वो अच्छा है या नहीं है, ठीक है। तो अभी रुकते हैं, और अगली बार जो है तैयार रहिएगा मेरे को सुनने के लिए, मेरी गलतियों को ढूंढने के लिए, और थोड़ा मेरा हेल्प करने के लिए।